दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये मैगजीन 3 मैगजीन को मिला के बनाई गई है। सबसे पहली है क्रॉनिकल, दूसरी है आई दृष्टि और तीसरी है घटनासार। तीनों को मिला के समराइज फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया गया है। पूछोगे कैसे कवर किया गया, तो मैंने पीवाईक्यू को अच्छे से देखा है, उसके बेस पे बनाया है। जितना पूछा जाता है उसके हिसाब से बनाया है। अगर इससे ज्यादा भी पूछा गया तो आप आराम से एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ। अच्छे से पढ़ के जाइए, निकलने की पूरी गारंटी है। ओके। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज मुझे ये लगती है कि अगर आपको लगता है कि इसके बिटवीन द लाइन कुछ और पढ़ना चाहिए, तो आप जाके बस थोड़ा थोड़ा ऊपर से देख लीजिए। मैंने आपके लिए नोट्स बना दिए, बस आप ऊपर से देख लीजिए। अब ये मैगजीन उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट करेगा जिनका 1 से 2 या 3 बार अटेम्प्ट हो चुका है, तो उनके लिए बहुत शॉर्टकट है। अब जिनका पहली बार अटेम्प्ट है और उन्होंने आज के पहले कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत समराइज फॉर्म में है। ओके, चलिए। अब इंट्रीगो में अब हम बात करेंगे सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशन। जैसे प्रीवियस हमारा जो लेक्चर रहा है वो नेशनल को कवर करते हुए बनाया गया है। अब ये जो लेक्चर हम बना रहे हैं, इसमें हम इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर कर रहे हैं कि इंडिया का कैसे रोल रहा और क्या क्या इंडिया में पूरे पूरे वर्ल्ड में एक्टिविटी रही। तो उसके ऊपर हम पूरा बात करेंगे। चलिए, सबसे पहला है इंटरिम गवर्नमेंट। अब देखिए, इंट्री गवर्नमेंट बनी नेपाल की, किसने बनाया? जेनजी ने। अब वहां के जो न्यू जनरेशन जितने भी लोग थे, जो 1997 से लेकर 2012 के बीच में जितने लोग पैदा हुए हैं, वो वहां के जेनजी कहलाए हैं। अब वहां पे उन्होंने आके पूरा रेवोल्यूशन कर दिया, कि पूरा तख्ता पलट कर दिया बिकॉज ऑफ करप्शन। जितना भ्रष्टाचार बढ़ने की वजह से उन्होंने तख्ता पलट करवा दिया। तो अब यहाँ पे बात होती है कि जैसे तख्ता पलट है तो गैप क्रिएट होता है। उस गैप को फुलफिल करने के लिए हमारे प्रेसिडेंट आए और फिर मिलिट्री कू हुआ। तो मिलिट्री कू में देखिए, अब जो यहाँ की इंटरिम गवर्नमेंट है वो 12 सितंबर से स्टेबल हो गई, मतलब काफी स्टेबिलिटी आ गई। और फिर वहाँ के जो प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौदुल पौदेल, उन्होंने वहां पे स्टेब्लिश किया इंटरिम गवर्नमेंट। और वहां की जो लीडर बनाएगी वो सुशीला कारिकी बनाई गई। ठीक है। अब ये कौन है सुशीला कारिकी? ये हमारे बीएचयू में ऑलरेडी पढ़ चुकी है। बीएचयू की एक स्टूडेंट भी रही है, मास्टर डिग्री भी ली है वहां से उन्होंने। और इसी के साथ ये फॉर्मर जस्टिस भी रह चुकी है, चीफ जस्टिस की, जो फर्स्ट वुमेन एज ए चीफ जस्टिस नेपाल की रह चुकी है। ओके, मुख्य न्यायाधीश रह चुकी है हमारे नेपाल में। और ये फर्स्ट पहली महिला है। ओके। देखिए, अब जनरल इलेक्शन कब अनाउंस किया गया? 5 मार्च 2026। याद रख लीजिए ये डेट, 5 मार्च 2026। इसी के साथ मुझे ये बता दीजिए, जो भी यूपी पीसीएस का दे रहा है उनको पता होगा कि नेपाल से कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट यूपी की टच होती है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, नेपाल से कौन सी डिस्ट्रिक्ट यूपी के साथ टच होती है, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए, अब 15 इंडिया जापान एनुअल समिट के ऊपर बात करते हैं। 15 इंडियन जापान के साथ जो हमारी ट्रीटी चल रही है, काफी पुरानी ट्रीटी है और काफी काफी एक डीप कनेक्शन है। जब जापान जब इंडिया और जापान का जब ये ट्रीटी सब कुछ हो रही थी, तो वहां पे यूएस थोड़ा चल रहा था। तो उसका एडवांटेज इंडिया ने उठाया था, तो बहुत सारी ट्रीटी साइन की थी। सबसे पहले क्या कहाँ पे हुई थी? ये टोक्यो जापान में हुई थी। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। होस्ट कौन कर रहे थे? वहां के पीएम थे। पीएम का नाम क्या था? शिगरू इशिबा। अब देखिए, इनका नाम बहुत सारी जगह पे फेमस इसलिए हुआ था कि एक एनीमे आता है ड्रैगन बॉल जी। उस ड्रैगन बॉल जी में एक मार्जिन बू करके एक पर्सन होता था, उनका एक ड्रेस पहन के ये घूमते थे रास्ते में, ताकि इंप्रेस करने के लिए। जापान में एनीमे का कल्चर पिक्चर से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एनीमे 20-25 मिनट की होती है, वो अपने कहीं पे भी ट्रैवलिंग करते समय देख लेते हैं। तो इसके लिए इन्होंने उस तरीके का ड्रेस पहन के पूरी पब्लिसिटी की थी, और काफी ज्यादा फेमस भी हो गए। तो जापान टू इन्वेस्ट 10 ट्रिलियन येन का इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला गया। तो लगभग कितना? अप्रोक्सीमेटली 5.99 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी इंडिया में, जो कि 10 साल के अंदर करेगी। और अभी तक के ये जो है इन्वेस्टमेंट, ये लार्जेस्ट रहा है अभी तक का। स्पेस स्पेस कॉर्पोरेशन में बात की गई है, तो जिसमें चंद्रयान हमारा 5 है, उसके साथ जापान और इंडिया दोनों ने मिलकर, तो जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, और इंडिया की जो है इसरो, ये दोनों जन मिलकर एज अ स्पेस मिशन में काम करेगी। तो कौन सा स्पेस मिशन में? चंद्रयान 5 में। अब यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया, जाक्सास क्या है? H324L रॉकेट। याद रखिएगा इसका नाम, H324 रॉकेट इज रिलेटेड टू, ऐसे करके पूछ लिया जाएगा। तब आपको यहाँ पे याद रखना है, हाँ, लूनार लूनार मिशन से लेके, मतलब चांद के लेके, तो चांद का जो साउथ पोल है उसके ऊपर से है। तो इसरो क्या बना रहा है? एक लैंडर बना रहा है और रोवर बना रहा है। ओके, इतना क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसरो का क्या रोल है और जापान का क्या रोल है। चलिए, नेपाल डिक्लेयर रूबेला फ्री। नेपाल ने अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया। डब्ल्यूएचओ करता है डिक्लेयर कि अब ये रूबेला फ्री हो गया, और ये छठवीं कंट्री जिसने रूबेला फ्री हो गई। तो सर, इसके पहले कौन कौन सी कंट्री थी? पहले पे भूटान थी, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमारी कोरिया थी, फिर मालदीव थी, फिर श्रीलंका थी, फिर तैमूर लेस्ते थी। ओके, इतना याद रहेगा। अब देखिए, डब्ल्यू एच ए साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस, इन्होंने अनाउंस किया कि अब नेपाल रूबेला फ्री हो चुका है।
रूबेला क्या है? एक वायरल डिजीज है, इन्फेक्शन है। ये इसको दूसरे नाम से इसको दूसरे नाम से जर्मन मेसल्स बोलते हैं। सिम्टम्स क्या होता है? माइल्ड फीवर आता है, रेड डॉट्स जितने भी रेड रैशेस होने लग जाती है, तो वो पूरा इसके ऊपर है। ओके, चलिए बैकग्राउंड भी बता दिया आपको। इसी के साथ चलिए 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी रैमसर कन्वेंशन की। तो रैमसर कन्वेंशन किसके रिलेटेड है? वेटलैंड है। इसी के साथ मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है और इस बार के वेटलैंड डे की थीम क्या है। मैंने ऑलरेडी इसका पीडीएफ भी शेयर किया, तो सबको याद भी रहना चाहिए। और बताइए, ऐसे लाइक करके सिर्फ देख के चले जाना नहीं होता है, या तो बता नहीं सकते हो तो अपने आप से याद भी करिए। चलिए, अब कहाँ पे ये मतलब इसरो डैमसेल, सॉरी, जो हमारा 15 सीओपी जो रैमसर कन्वेंशन का वेटलैंड, ये कहाँ पे हुआ? हमारे विक्टोरिया फॉल के पास हुआ, जो नेशनल पार्क है उसका। कहाँ पे? ये जिम्बाब्वे में है, वहां पे इसको अटेंड किया गया। इसका थीम क्या रखा गया? सिक्योरिंग वेटलैंड फॉर आवर शेयर्ड फ्यूचर। ओके। स्टेब्लिशमेंट क्या है? ग्लोबल वाटर बर्ड पॉपुलेशन है, जिसको पार्टनरशिप के तौर पर बचाना रहेगा। आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे सिंगापुर के पीएम, जिनका नाम है लॉरेंस वोंग्स। अब ये इंडिया के विजिट पे आए थे। किस लिए आए थे? कि 16th एनिवर्सरी हो गई थी इंडिया सिंगापुर की। तो कहाँ पे आए थे? दिल्ली में आए थे। याद रखिएगा, 16th एनिवर्सरी हुई थी इंडिया सिंगापुर की, जिसमें वो दिल्ली में आए थे। पहला ऑप्शन ये दिया है तो करेक्ट है। अब कौन से डेट क्यों आए थे, ये जरूर पूछा जा सकता है। डेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैंने यहाँ पे डेट नहीं लिखा है, लेकिन सितंबर के आसपास आए थे। मैंने यहाँ पे डेट नहीं लिखा है, मैं फिर से एडिट करके मैं भेज दूंगा। तो सितंबर के आसपास आए थे। ये डेट भी पूछा गया है इस बार 2024 के क्वेश्चन पेपर में, आप जाके देखोगे तो आपको दिखेगा भी। फिर नेशनल स्किल एक्सीलेंस सेंटर बनाया गया। कहाँ पे? चेन्नई में बनाया गया। याद रखिए, नेशनल स्किल एक्सीलेंस सेंटर किसके कोलैबोरेशन से बनाया गया था? सिंगापुर के। तो पहला ऑप्शन लगेगा सिंगापुर के पीएम ये है, इतने तारीख को आए, 16th एनिवर्सरी की, यहाँ पे 59th एनिवर्सरी लिख देगा। और नेशनल स्किल्स एक्सीलेंस सेंटर में चेन्नई की, यहाँ पे वहां पे बेंगलुरु लिख देगा, और आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, चलिए। पीएम इनोग्रेटेड ऑनलाइन फेज 2 ऑफ जे एन पोर्ट पीएसए टर्मिनल। तो बीएमसीटी बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा आपको। तो बीएमसीटी ये लार्जेस्ट पोर्ट है जो इंडिया वहां पे बना भी रहा है। तो जेएनपीटी हैंडल कितना कर रहा है? ये 54% ऑफ द इंडियाज कंटेंट कार्गो की हैंडल करने की ताकत रहेगी, क्योंकि लार्जेस्ट पोर्ट है। चलिए, अब 25th एससीओ की सबमिट हुई थी। कहाँ पे हुआ था? तांजिन चाइना में हुई थी। अब ये डेट इसका यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि 31st अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक हुई थी। ये डेट याद रखिएगा। 31 तो मत रखिएगा, अगस्त से लेकर सितंबर तक जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चाइना इसको चेयर कर रहा था क्योंकि उनके कंट्री में हुआ। थीम क्या था? प्रमोटिंग द शंघाई स्पिरिट एससीओ इन एक्शन। अब यहाँ पे जिन्होंने भी मैगजीन पढ़ी, तो इसका मुझे बता दीजिए कि मोदी जी ने एससीओ का एक्रोनिम क्या दिया था। एक नेमोनिक से, या तो बता सकते हो कि एससीओ का दूसरा नाम क्या बताया था मोदी जी ने। मैं बताऊंगा अभी आगे। तो 10 मेंबर कौन कौन से है इसमें? सीएच है, कौन है? चाइना है, रशिया है, इंडिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, पाकिस्तान है, ईरान है, बेलारूस है। याद रहेगा, इतने तो है। और 17 पार्टनर मेंबर, जिसमें 17th जो पार्टनर मेंबर अभी इस बार न्यूली बने हैं, वो है लाओस। याद रखेंगे। पहली चीज, कितने मेंबर है? 10 मेंबर। अभी आपको देख लिया, तो परमानेंट मेंबर है जितने भी है। और जो अभी नया 17 मेंबर जुड़ा, वो कौन है? लाओस है। कहाँ पे हुई थी? चाइना में हुई थी। थीम क्या? प्रमोटिंग द संघाई स्पिरिट एससीओ इन एक्शन। याद रखिएगा इतना। ओके। एससीओ कितना रिप्रेजेंट करता है? 23% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी और 42% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। इसको जरूर याद रखिएगा, ये एक ऑप्शन में आ सकता है। तो जितनी बार हो सकता है उतनी बार पढ़िए कि 23% वर्ल्ड जीडीपी के भी ये कंट्रीब्यूट करता है यहाँ के मेंबर, और 42% ग्लोबल पॉपुलेशन पे करता है। अब इसी के लिए पूरी जो एज अ अमेरिका चिढ़ा पड़ा है कि अगर इतनी चीजें कर दी तो फिर तो नुकसान उनका ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब इंडिया ने फोकस, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का फोकस था, वो था पहला सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, अपॉर्चुनिटी। ये था एससीओ का फुल फॉर्म। याद रखिएगा, ऐसे पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पे है एस का मतलब है सिक्योरिटी, फिर कनेक्टिविटी, फिर अपॉर्चुनिटी। ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना, ये आपको ना तो आई दृष्टि में मिलेगी जल्दी, ना ही तो घटना सार में मिलेगी। चलिए, तांजिन डिक्लेरेशन आया है। तांजिन डिक्लेरेशन कब आया? कौन सी डेट को आया, ये पूछा जा सकता है। डेट आपको पता है? चलिए, तो तांजिन डिक्लेरेशन में कंडेम टेररिज्म, पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसके विरुद्ध में बोला भी गया वहां पे कि हाँ, ये अटैक गलत था। न्यू एससीओ सेंटर अप्रूव हुआ, ऑर्गेनाइज क्राइम, नार्कोटिक्स, फिर साइबर सिक्योरिटी और टेररिज्म को लेके।
अब 26 का जो सबमिट होगा वो कहाँ पे होगा? ये 25 था, 26 कहाँ पे होगा? बिम्सटेक में होगा। बिम्सटेक कहाँ पे? ये है किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान में इसका थीम क्या रहेगा? एससीओ एट 25 टुगेदर फॉर स्टेबिलिटी डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। चलिए, ओके, इतना मैंने बता दिया आपको, अब आगे बढ़ लेते हैं। शायद से आगे पीछे हो गया, मैं इसको चेक कर लूंगा, आगे चल लेते तब तक। नेपाल ज्वाइन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के ऊपर है, ठीक है, आईबीसीए बिग कैट अलायंस को नेपाल ज्वाइन करने वाला 13th मेंबर है, 13वां मेंबर है। अब कौन कौन सा 7 बिग कैट है? तो इसमें है हमारे टाइगर है, लॉयन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, चीता है, जगुआर है, पूमा है। याद रखिएगा सातों के नाम, बस होमवर्क के लिए ये सातों के साइंटिफिक नेम भी याद रख लीजिए। चलिए, बैकग्राउंड क्या है यहाँ पे? 9 अप्रैल 2023 को अनाउंस किए थे। क्यों अनाउंस किए थे? कि 15th एनिवर्सरी थी प्रोजेक्ट टाइगर की। इसी के साथ बता दीजिए इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 23 है, 13 है कि 3 तारीख है? ये मुझे बताना इसमें से कंफर्म करके नीचे, ठीक है। तो अब ये कहाँ पे हुई थी, मतलब कहाँ पे अनाउंस किया गया था? इंडिया की तरफ से अनाउंस किया था मैसूरू में। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो यहाँ से अनाउंस किया था। अब कर्नाटक से ही क्यों किया गया था? तो इसके पीछे बहुत सारे वेरियस रीजन है। चलिए, थाईलैंड कंबोडिया के ऊपर हम चलते हैं। ओके, अब थाईलैंड कंबोडिया कहाँ गया भाई? ये रहा। थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर कन्फ्लिक्ट हुआ था। किसके बीच में? थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में। किसको लेके? एक मंदिर को लेके। मंदिर कौन सी थी? तो ये है विरार टेम्पल। कितना? ये 900 साल ईयर ओल्ड है, ठीक है। यहाँ पे अब बात ये थी, कंबोडिया में है ये टेम्पल। तो अब ये ट्रीटी हुई थी जब ये कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में ये हो रहा था, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला कि ये जो मंदिर है ये कंबोडिया के अंदर आएगा। तो कंबोडिया के पास ही इसका मंदिर आ गया और कुछ आजू बाजू की एरिया ये थाईलैंड के पास आ गए। अब थाईलैंड ने क्या किया बीच में कि वहां पे जाके कुछ प्लेन भेज के, ड्रोन भेज के अटैक करवाया। तो कंबोडिया फिर इस मंदिर को लेने के चक्कर में फिर झगड़ा हो गया दोनों के बीच में। तो थाईलैंड के जो न्यू पीएम थे, अभी जो न्यू पीएम बने हैं, उनका नाम है ऑन्टिन, हाँ, अनुतिन चरनीवारिकल, ठीक है। इनका नाम जरूर याद रखना, पूछ लिया जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 51 G7 सबमिट हुई थी 2025 में। कहाँ पे हुई थी इस चीज को याद रखिएगा। तो ये हुई थी हमारी, एक तो कनाडा में हुई थी, ये तो पता है आपको। 3 जगह पे सबमिट की गई थी वैसे तो, यहाँ पे 2 ही जगह लिखा गया है, कनास्किश, अल्बर्टा। अब यहाँ पे हमारे पीएम गए थे, तो यहाँ पीएम जाने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी समझी, फिर बात की आगे की। हाँ, अब देखिए इसका थीम क्या लिखा है? सिक्योरिटी ऑफ अ कम्युनिटीज ग्लोबल सेफ्टी के ऊपर से बात हुई थी। स्ट्रेंथनिंग एनर्जी सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा इस चीज के ऊपर बात हुई थी। अब G7 में मेंबर कौन कौन से? तो यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म रखा है। सी से कनाडा, एफ से फ्रांस, जी से, हाँ, आई से इंडिया नहीं, इटली है, जे से, हाँ, जापान है, यू से, हाँ, फिर यू से, ठीक है, आपको पता है। होस्ट के ऊपर चलते हैं। होस्ट कौन था यहाँ पे? ऑब्वियसली कनाडा में, और तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे, तो मार्क कैर्ने थे। याद रखिएगा, मार्क कैर्ने। जब भी मैच द फॉलोइंग में आता है ऐसे और हम भूल जाते हैं, मार्क द कैर्ने, ठीक है। तो पार्टनर इनिशिएटिव्स इंडिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया। अब पार्टनर यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट की थी ये भी आपको पता चलता है। इंडिया की थी, ऑस्ट्रेलिया की थी, ब्राजील की थी, मैक्सिको की थी, साउथ अफ्रीका की थी, साउथ कोरिया की थी, यूक्रेन की थी। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिया था कि इंडिया के साथ और कौन कौन मेंबर वहां पे पार्टिसिपेट किया था एज अ पार्टनर इनवाइटीज। चलिए, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मक्योरिसो, मक्योरोस, ये किसको दिया गया है? ये हमारे दिया गया है प्राइम मिनिस्टर जी को। याद रहेगा। हाँ, अभी इनके बारे में चाहिए तो डिटेल दे सकता था कि ये बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़ा रोल किए थे। अब इतना बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूछता ही नहीं है एक्चुअली में। ब्रिक्स की 17th सबमिट हुई थी। अब इसी के साथ बताइए 18th सबमिट कहाँ पे हुई है, और 17th के साथ 16th बताइए कहाँ पे हुई थी, ठीक है। तो मैंने आपसे दो चीज पूछा है, 16th कहाँ पे हुई थी, सॉरी, और 18th कहाँ होगी। 16th का थीम क्या था, और कौन से महीने में हुई थी, कौन से साल में हुई थी, ये जरूर आपको देख लेना है। तो देखिए, अब ये 17 जो थी, ये जो सबमिट हुई है, ये हुई रियो दो जेनेरियो, ब्राजील में, ठीक है। अब यहाँ पे उनकी डेट क्या थी? जुलाई का महीना 2025। याद रखिएगा, 6 से 7 जुलाई है 2025 को हुई थी ये।
थीम क्या थी यहाँ पे? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। मतलब अब ग्लोबल साउथ दिख गया यहाँ पे, तो अब यहाँ पे आपको ये पता चल गया कम से कम कि हाँ भाई, हमारे मोदी जी की तो कहीं ना कहीं तो बात हो रही है। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे कि मेंबर कौन कौन से। 10 मेंबर थे टोटल, जैसा कि बताया गया है। तो ब्रिक्स तो खुद है, फिर इजिप्ट है, इथोपिया है, इंडोनेशिया है, ईरान है, यूएई है, इंडिया है ना। याद रहेगा, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, यूएई। और सॉरी, ये इंडिया को हटा दीजिए यहाँ से, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी है ऊपर। ओके, चलिए। इंडिया विल चेयर है ब्रिक्स इन 2026 में, बता दिया आपको। 18 समिट इंडिया में होगी। पीएम मोदी ने ब्रिक्स का भी एक एक्रोनिम दिया है, जिसे एससीओ का दिया था। अब रिकॉल करिए कि एससीओ का एग्रीमेंट क्या है, एक्रोनिम क्या दिया था, मतलब एससीओ का दूसरा नाम क्या बताया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ है। आप देखिए यहाँ पे तो आप देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी तो बिल्ड रिजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर अ कोऑपरेशन सस्टेनेबिलिटी, ब्रिक्स। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, जो जो कंट्री का नाम जैसे से दिया है ना, उनके उनके ऊपर वो चीजें सूट भी कर रही है ना। आप ध्यान से देखिए, देखिए इंडिया एज ए इनोवेशन के लिए बहुत काम करता है, मेक इन इंडिया। सी चाइना, चाइना को कोऑपरेशन की बहुत जरूरत है, तो चाइना कोऑपरेट करे। एस से क्या, साउथ अफ्रीका, तो वहां पे क्या चाहिए उनको? सस्टेनेबिलिटी चाहिए, ताकि इन्वायरमेंट इंश्योर हो पाए। फिर बी से क्या, ब्राजील, वहां पे बिल्डिंग बनानी है अच्छे से, पूरे क्लाइमेट को देख के चलना है। और आर से है रशिया, जिसको रिजिलियंस चाहिए। चलिए, 34th नाटो की सबमिट हुई है। ओके, तो 34th जो नाटो की सबमिट हुई थी 2025 में, ये कहाँ पे हुई? हेग में हुई, नीदरलैंड में। फर्स्ट टाइम ऐसे हुए कि हेग में हो रही भी है। उसके बाद 32 नाटो मेंबर्स है। 2026 प्रपोज किया गया है कि ये टर्की में होगा, याद रखिएगा टर्की में होगा। फिर आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 क्या बोलता है? आर्टिकल 5 ऑफ द वॉशिंगटन ट्रीटी, ये बोलता है कि ऑन अटैक ऑन वन मेंबर इन कंसीडर ऑन अटैक ऑन ऑल मेंबर। आर्टिकल 5 ये बोलता है कि अगर नाटो के एक भी मेंबर को अटैक किया गया, तो इसका मतलब है नाटो के ऊपर अटैक किया गया। पहली चीज ये है। दूसरी चीज है कि यूरोपियन यूनियन के ऊपर प्रेशर बनाया गया इस बार डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू पे, कि 5, मतलब कम से कम डिफेंस में 5% तक खर्चा करे, एज अ जीडीपी के 5% तक यूरोपियन यूनियन अपना खर्चा करे, किसमें? नाटो के अंदर डिफेंस के लिए। कब तक टारगेट रखा गया है? 2035 तक रखा गया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने लिखा नहीं, मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए थोड़ा देखिए, अब थोड़ा कनाडा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो क्रोएशिया, क्रोएशिया में थे, तो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इंडिया, एज ए इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, जो क्रोएशिया में इन्वेस्ट विजिट किए हैं। फिर इवान फिलिप वेंडिज एज अ फर्स्ट यूरोपियन स्कॉलर थे जिन्होंने पब्लिश की थी संस्कृत ग्रामर, कब? 1790 में। जितना पता चल गया बस। अब चलिए बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात करते हैं, जो 2025 की थी। तो बॉन कहाँ पे आता है? जर्मनी में। इसी के साथ बताइए कि बॉन कन्वेंशन एक हुआ था, ये तो है ही है। और बॉन के बाजू में से कौन सी रिवर बहती है? चलिए, अब बॉन कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज कब होता है? जून 2025 को। मंथ जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है। मतलब मैं एक चीज बता दूं कि 6 से 7 महीना, अभी एग्जाम से लेके पूरे 6 से 7 महीना जितने भी सबमिट हुए उनके मंथ याद रखिए। हो सकता है इस बार एक साल में दे दे आपको कि बॉन कन्वेंशन लिख दे, ये लिख दे, G7 लिख दे, G8 लिख दे, G10 लिख दे, फिर उसके बाद ब्रिक्स लिख दे, और एससीओ लिख दे, और उनका मंथ दे दे, बस आपको मैन तो मैच करवाना है। तो इस तरीके से याद रखिए, आएगा ना तो आपकी आंख में आंसू रहेगा कि मैंने आशीष सर की बात क्यों नहीं सुनी। तो आशीष सर बोल रहे हैं भैया, याद कर लो, वरना आपकी दिक्कत है, आप जानो। चलिए, COP30, तो ये बेलम ब्राजील में होगा, और 10 से 21 नवंबर 2025 के बीच में होगा ये। कितना याद रहेगा आपको? अब यहाँ पे एक इनकी पूरी एक संस्थान है, जिसको सब्सिडियरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी एडवाइस। तो ये बताती है कि कैसे एडवांस साइंस को यूज किया जा सकता है एज अ डेवलपमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादा बड़ा नहीं है, मैं बहुत फास्ट फास्ट करवा रहा हूँ, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। दुबई, वन फ्रोजन पासपोर्ट। तो अब ये फ्री जोन पासपोर्ट दुबई ने लॉन्च किया, तो स्ट्रेंथिंग दुबई पोजीशन एज द ग्लोबल बिजनेस हब, कि भाई हम कुछ कुछ ऐसे जोन क्रिएट करेंगे, जहां पे हम लोगों को, बाहर के जितने भी लोग आ रहे हैं, जैसे इंडिया से आ रहे हैं, कुछ वो आ रहे हैं, तो उनको एक जोन दे दिया जाएगा, उस जोन में वो काम करते रहेंगे। ठीक है। मोल्दोवा बिकम द 107, 107वां मेंबर बना है ऑफ इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन का। तो इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन कब आई थी?
2015 में। कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में आई थी? तो COP 21 में आई थी। कहाँ पे हुई थी ये पार्टी, ये जरूर मुझे बताइएगा। ठीक है, और इंडिया इसके फाउंडर मेंबर है किसके? कौन कौन इसके फाउंडर मेंबर है ISA के, इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन के? एक तो है इंडिया, एक है फ्रांस। अब बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जरूर बताना। और टोटल मेंबर कितने हैं, दूसरी चीज ये। चलिए, हाँ एक चीज जैसे मैं ये बता दूंगा, ISO में रहने मेंबरशिप लेने का मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि आप ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिकल ऑफ जितने भी दोनों ट्रॉपिकल के बीच में आप रहोगे तो ही इधर के मेंबर है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, पूरे वर्ल्ड में कोई भी बन सकता है। तो आप दो है, एक ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉन और एक ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, ये दोनों के बीच में मतलब कर्क रेखा और विश्वत रेखा बोलते हैं, नहीं विश्वत रेखा, हाँ शायद से कर्क रेखा बोलते हैं, हिंदी मुझे बराबर याद नहीं आ रही है, मगर ऐसे ही है, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉन है, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर है, और इक्वेटर तो आपको पता ही है। चलिए, WTO फिशरीज सब्सिडीज एग्रीमेंट निकारागुआ के साथ हुआ है। किसके साथ? WTO फिशरीज एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये एग्रीमेंट इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि WTO का फर्स्ट इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट है ये। कब हुआ था? ये हुआ था जून 17 2022 में हुआ था। किसके रिगार्डिंग था ये? एग्रीमेंट ऑन फिशरीज पे था। सर फिश का कैसा एग्रीमेंट? देखिए क्या होता था कि जब फिश कोई निकालता था ना, तो अब दो तीन तरीके होते थे फिश को निकालने के। पहला तो एक तरीका है कि हाँ आपने नेट फेंका, नेट से निकाला। जब वो नेट से फेंकते थे ना, नेट का वजन होता था, तो नेट क्या करता है जब वो जाता मछली को पकड़ने के लिए, तो बहुत सारी एल्गीज होती थी, एल्गीज हो गई, बहुत फोटो प्लांकटन होते थे, बहुत सारे अदर स्पीसीज होते थे, जब वो करते तो पूरा डिस्ट्रॉय करते हुए आते थे। इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो ओशन की टेम्परेचर थी वो इंक्रीज होने लग गया था, फिर वही ये तूफान उफान बहुत ज्यादा आने लगा। तो अब वहां पे इकोसिस्टम वाटर का खराब होने लगा, तो फिर फिशरीज वहां पे होने लगी। इसका क्लासिक एग्जांपल है केरला और श्रीलंका के बीच वाला। वहां पे इसी की वजह से सबसे बड़ा इशू आया। तो अब वहां पे रोल क्या किया है? ऐसे कंक्रीट है, इस कंक्रीट को, तो इस कंक्रीट को ऐसे कंक्रीट है, इस कंक्रीट को बना के ऐसे नदी के अंदर छोड़ दिया गया। अब इसके अंदर पूरी एल्गी होती है, और उस एल्गी के थ्रू पे फार्मिंग होती है ताकि फिर से इकोसिस्टम रीजेनरेट कर पाए, है ना? ओके, आपको इतना समझ में आया? लॉजिक मैंने समझा दिया आपको। चलिए, WTO फिशरीज का तो एक 101 मेंबर बना, ये नेकर निकारागुआ की साइन किया कि हाँ भाई हम भी एक्सेप्ट करते हैं। तो WTO DG कौन है अभी, ये जरूर मुझे बताइएगा। हर चीज मैं तो नहीं बताऊंगा ना भाई। एग्रीमेंट विल एंटर इनटू फोर्स 1111, WTO मेंबर फॉर्मली एक्सेप्टेड। ठीक है, तो 111 लोग ने फॉर्मली एक्सेप्ट किया, कितने लोग में से? 166 लोगों में से। फिर अडॉप्टेड एट 12th WTO मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस। कब ये अडॉप्ट किया गया था? 2022 में, जून 2022 में। अच्छा, SDG मैंने पिछली बार पूछा था आपसे नेशनल वाले में, तो मुझे अभी बताइए 5 कौन सा है, 7 कौन सा है, 9 कौन सा है और 6 कौन सा है? ठीक है, चलिए। SDG 14.6 को ये टारगेट बनाता है, तो एलिमिनेटिंग हार्मफुल फिशरीज सब्सिडीज, पता चल गया। तो हार्मफुल फिशरीज सब्सिडीज, जैसे कि मैंने बताया, कुछ नेट होता था, नेट पानी के अंदर फेंका था, अब उस नेट को खरीदने के लिए पैसा दिया जाता था, तो इंडियन गवर्नमेंट भी देती थी। बस इसी के ऊपर है। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क। अब ये है घटनासार के पेज नंबर 94 पे, मैंने बता दिया क्योंकि यहाँ पे कुछ 16 पार्क बताए गए हैं। आप उसको जाके पढ़ सकते हैं और देख सकते हो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने ज्यादा कवर नहीं किया। चलिए, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मस्ट एंश्योर यूजर एटलीस्ट 16 साल की उम्र होनी चाहिए। तो अब देखिए, हाँ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। इसके पहले एक न्यूजीलैंड के बारे में पढ़े थे, फिर ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ते हैं। तो न्यूजीलैंड ने एक पहाड़ को लेके कुछ बोला था कि अब ये एज ए लिविंग ह्यूमन है। अब बताइए उस पहाड़ का नाम क्या है? ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया ने जैसे ये अनाउंस किया कि 16 साल के नीचे वाले बच्चों को यूट्यूब जितने भी सोशल मीडिया वहां पे ये एक्टिव नहीं रह सकते, तो इनको बैन किया जाएगा वहां से। तो लॉ इफेक्टिव कब से होगा ये लागू? 10/12/2025 को। याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन 2023 में आया था, किसको लेके? न्यूजीलैंड को लेके, कि सिगरेट बैन जो किया था उसने। ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते तो आप हैरान हो जाते हो कि भाई ये कहां से पूछ लिया। उसका एक क्लासिक अल्टरनेट है, ये मैं आपको समझा भी दिया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। तावलू प्लांट माइग्रेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब तावलू क्या है? एक आइलैंड है जो एल्गी से सबसे मिला के, एक एटोल से मिला के बना है। एटोल क्या होता है? ये आपका ओशियन है। धीरे धीरे एल्गी क्या होती है? सड़ती है, मतलब खराब होती है तो ऊपर आती है, और धीरे धीरे वो ओशन के पास इकट्ठा होने लग जाती है। तो ये पूरा एक ऐसे क्रिएट हो गया अटॉल, और यहाँ बीच में पानी है और ये यहाँ पे पूरा अटॉल है। समझ गए? चलिए,
इंडिया में एक जगह पे फ्लोटिंग आइलैंड है। अब मुझे ये बताइए वो फ्लोटिंग आइलैंड किससे बनता है और कौन से स्टेट में है, ये जरूर बताइएगा क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहा है वो फ्लोटिंग आइलैंड। ठीक है, चलिए। तो अब मैंने आपको बताया तावलू कहाँ पे है, ये वेस्ट और सेंट्रल पैसिफिक ओशियन में है। वर्ल्ड फर्स्ट क्लाइमेट चेंज इंड्यूस प्लांट माइग्रेशन है ये, कि भाई वहां पे जितने लोग रहते थे उनको हटा के अब लाया गया फिर से ऑस्ट्रेलिया में ताकि वहां पे तकलीफ ना हो जाए। सॉरी अगर किसी को बैकग्राउंड में पीछे आवाज आ रही है, तो आरती हो रही है इसके लिए। ओके, चलिए। अब एनएसए ने, नासा ने इसका एक रिकमेंडेशन बता दिया था कि 2030 तक ये जो तावलू जो आइलैंड है वो सबमर्ज्ड हो जाएगा। तो इसको दूसरे नाम से बुलाया जाता है एलिश आइलैंड। अब पूछ लिया जाएगी कि एलिश आइलैंड कहाँ पे, पैसिफिक में है, आर्कटिक में है, अंटार्कटिक में है, इंडियन ओशन में, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए पैसिफिक याद रखिएगा। चलिए। यूएस ट्रैवल बैन, यूएस ने कुछ कंट्रीज के ट्रैवलर्स को बैन किया जिसमें एक अफगानिस्तान, म्यांमार, चाद रिपब्लिक कांगो, यूकेटेरिया, गियाना, एरित्रा, हैदी, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन। याद रखिएगा इतने को क्योंकि ये सबके साथ यूएस का 36 का आंकड़ा। वर्ल्ड फर्स्ट एआई डॉक्टर क्लिनिक सऊदी अरेबिया में बनाया गया है जिसको डेवलप किया है हमारे चाइना की एक कंपनी है जिनी एआई ने। कहाँ पे किया है, सऊदी अरेबिया में। कौन सा वर्ल्ड का फर्स्ट एआई डॉक्टर क्लिनिक है, याद रखिएगा। इंडिया मॉरिशस के ऊपर बात चल रही है तो पीएम जो वहां के थे कौन थे, नवीन चंद्र राम गुलाम। ठीक है, अब ये बहुत फेमस भी है, इंडिया के कल्चर से बहुत इंस्पायर, तो वो आए, बिहार गए, दिल्ली गए, मुंबई गए, और इसी के साथ में और छोटे छोटे प्लेसेस घूमे, प्रयागराज, ऐसे छोटी छोटी चीजें जगह पे घूमे ताकि उनको कल्चर इंडिया का बहुत अच्छा लग रहा था तो इसलिए घूमते हुए गए। तो फर्स्ट जन औषधि केंद्र आउटसाइड इंडिया के अगर कहीं बनाया गया था तो मॉरिशस में बनाया गया था। तो मोदी जी अटेंड किए थे 57th नेशनल डे ऑफ सेरेमनी किसका, मॉरिशस का। एज अ चीफ गेस्ट बन के गए थे। कहाँ के चीफ गेस्ट बन के गए थे, इंडिया मॉरिशस का। याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन चेंज करके 56 कर सकता है या तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो 57th याद रखिएगा, यहाँ पे चीफ गेस्ट बन के गए थे एज अ नेशनल डे सेरेमनी में। मॉरिशस प्रेसिडेंट कौन है वहां पे, तो वहां पे धर्मविश गोखले है, और उनकी पत्नी का नाम मैं अभी भूल गया, लिखा नहीं हो। तो ये दोनों को काफी अच्छी हाई वैल्यू भी दिया और ये दोनों आते तो इंडिया में काफी अच्छा भी लगा उनको भी। तो इंडिया ने यहाँ पे बोला है कि स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया, कितने का, $680 मिलियन का। पूछता नहीं है मगर मैंने आपको बता दिया, इतना डीप तो कभी नहीं जाता। इंडिया सिंगापुर के ऊपर चलते हैं। आप बोलोगे कि भाई आरओ आरओ में तो पूछा था, आरओ आरओ में इंडिया के पर्सपेक्टिव से पूछा था। चलिए, इंडिया सिंगापुर के ऊपर चलते हैं। तो जैसे कि मैंने बता दिया, लॉरेंस वोंग थे वहां के। फिर इंडिया लार्जेस्ट सिंगल कंटेनर टर्मिनल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बीएमटीसी, जो कि कितना 54% करता है, क्या कार्गो को हैंडल करता है ना, तो लार्जेस्ट था वो। अब इंडिया फिजी रिलेशन के ऊपर, तो वहां के फिजी के प्राइम मिनिस्टर कौन है, देखिए जितने का प्राइम मिनिस्टर मैं बता रहा हूँ सुन लीजिए, याद करते हुए चलिए। तो कौन है, सितवेनी रेबुका। और वेलुमनी दोस्ती को वेलुमनी दोस्ती एक प्लेज लिया गया था किसके बीच में, एक डीपर कॉर्पोरेशन बनाया जाएगा डिफेंस के सेक्टर में, ट्रेड, हेल्थ और क्लाइमेट एक्शन में, इंडिया और फिजी के बीच में। चलिए, एक इंडिया चाइना भी देख लेते हैं। इंडिया चाइना का तो अभी मैंने पता चल गया आपको सब कुछ, बस ये बता दो, चाइना एक डैम बिल्ड कर रहा है जिसका माताओ या तो मैदाओ, आप जिस तरीके से प्रोनाउंसिएशन कर लो, मेरे ख्याल से मताऊ होता है, मताऊ हाइड्रो पावर स्टेशन है। ये कहाँ पे है, यांगलेंग जोंग पे, मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनाया गया है। इंडिया ने खुद का भी बनाया है एक, जिसका नाम रखा है शियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा, आप यहाँ से आपके दिमाग में बस दो तीन चीजें आ जानी चाहिए कि हाइड्रो पावर में और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में क्या फर्क है ना, कि चाइना हाइड्रो पावर बना रहा है, हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है बोलने का, ये जरूर सोचिए थोड़ा। अब बनाने का क्या रीजन है वो सबको पता है कि हाँ भाई कल को जैसे कोई हुआ तो पानी रोक दिया, ये वगैरह वगैरह, ये सब तो है ही है। लेकिन दूसरा रीजन और क्या हो सकता है, कि ओवर टाइम के बाद, मैं जहां तक इंटरनेशनल रिलेशनशिप को समझता हूँ, कि हो सकता है इस नदी का कोर्स ही चेंज कर दे, कभी इंडिया में बहे ही ना, आने वाले 20-25 साल के लिए हो जाए सर। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है ना बहुत एडवांस होती है, वो अभी के बारे में 3 से 4 साल के बारे में नहीं सोचती है, वो 20 से 25 साल के बारे में सोचती है। तो ये पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। इंटरनेशनल अवार्ड ऑफ पीएम मोदी को कहाँ कहाँ पे मिला है, तो मॉरिशस में ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन मिला है।
फिर नाम्बिया में मिला है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल विचिस्ट, मिराबिल्स को मिला है उधर। फिर ब्राजील है, द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस को फिर दिया गया उनको। ओके, ट्रिंड एंड ओके, तकागो में द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक दिया है। घाना में ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना, ये दिया गया है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, तो स्विट्जरलैंड टॉप पे है, इंडिया का रैंक 63 है, प्रीवियस ईयर 58 था, लास्ट पे मंगोलिया है। बस। ग्लोबल पीस इंडेक्स, इस टेंशन मत लीजिए, जो नए इंडेक्स आए होंगे मैं उनको अपडेट करके मैं अपने फिर से पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा, थोड़ा भी टेंशन मत लीजिएगा। बाय अब ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन निकालता है? तो ये निकालता है अपना इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस निकालता है। टॉप पे कौन है? आइसलैंड है, फिर आयरलैंड है। इंडिया का रैंक 115 है, लीस्ट लास्ट पे किसको रखा है? रशिया को रखा है। तो और सबसे ज्यादा डिस्टर्ब एरिया कौन सा है? तो मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया था, ओके, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। टॉप पे आइसलैंड है, इंडिया का रैंक 131 है। लास्ट पे पाक को रखा है, हमारे पाक नापाक हो गई है। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो निकालता है, मैंने बता दिया था। यूनिसेफ चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट आया 2025 का, जिसका टाइटल है फीडिंग प्रॉफिट, हाउ फूड इन्वायरमेंट आर फेलिंग चिल्ड्रन। बस इतना याद रहेगा। फूड इन्वायरमेंट बोलता है, इधर इन्वायरमेंट का मतलब पर्यावरण मत समझ लेना, फूड का इन्वायरमेंट मतलब फूड कल्चर क्या है। तो इंडिया ने इसके पहले एक फिट इंडिया मूवमेंट भी लाया था, आपको वो भी पता रहना चाहिए। और कब आया था ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, अब एज ग्रुप जितना 5 to 19 ईयर्स के एज ग्रुप को यहाँ पे ज्यादातर फोकस में रखा, और यहाँ पे पता चला कि ओबेसिटी इंडिया में इंक्रीज होने लगी है, पूरी दुनिया में भी इंक्रीज होने लगी है। पहले 3% था, अब 9.4% हो गया। किसके वजह से ओबेसिटी इंक्रीज हो रही है? आप थोड़ा सोचिए, जब आप खाली रहते हो तो अगर आपके यूट्यूब पे कोई वीडियो आता है खाने के बारे में, मतलब मेरे साथ तो यही होता है, मैं खाने वाला वीडियो मस्त देखता हूँ और बहुत अच्छा भी लगता है कभी कभार। तो जो खाने वाला वीडियो देखते हैं हम, फिर उसके हिसाब से हम सोचते हैं कि हाँ, हमें भी ऐसी कुछ चीजें बनानी चाहिए या खानी चाहिए, तो हम उसके ऊपर फोकस करने लग जाते हैं, तो जिसके वजह से हम अननेसेसरी जंक फूड खाने लग जाते हैं। बस ये एक सबसे बड़ा रीजन है। अंडरवेट भी होने लग गए हैं। तो अब अंडरवेट होने लग गए तो वो ये एक अच्छी चीज भी बोल सकते हो, खराब चीज भी है। खराब चीज बहुत ज्यादा है, अंडरवेट होने का मतलब ये होता है कि गरीबी बहुत है अभी भी स्टिल, तो जिसके वजह से उनको खाना नहीं मिल पा रहा है। तो पहले 13% थे, अब 9.2% हो गए। तो इस तरीके से देखिए, पॉजिटिव साइड भी देख सकते हो और नेगेटिव साइड भी है। नेगेटिव साइड वाला ज्यादा अच्छा रहता है, दिमाग में भी ध्यान रहेगा। अब ग्रैंड इथोपिया रिजिलेंस डैम बनाया गया, कौन से? ब्लू नाइल रिवर पे। अब आपको सिर्फ इतनी देखनी कि नाइल रिवर कौन कौन से स्टेट से होके, कौन कौन सी कंट्री से होके बहती है। एज इट इज देख लीजिए, बिलीव में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए हमेशा इस तरीके से देखिए, याद रहेगा। लार्जर हाइड्रो प्रोजेक्ट है पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ये इस एज अ जो इसकी कैपेसिटी रहेगी 5.15 गीगावाट रहेगी। तो 1 गीगावाट बराबर 1000 मेगावाट। ओके, चलिए। अब कहीं कहीं पे न्यू इलेक्शन हुए थे फ्रांस में, तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर सेबेस्टियन लेकोरेनो बना थे। फिर ग्योना में प्रेसिडेंट यहाँ पे इरफान अली बने थे। थाईलैंड में यहाँ पे मैंने आपको बता चुका। ठीक है, चलिए। एक जगह है कामाचुत्का पेनिसुलर अर्थक्वेक, ये कहाँ पे है? रशिया में है। इसी के साथ में मुझे ये बताइए, कल्याण श्वेस्को सोपका, ये रीजन कहाँ पे है? ठीक है, कल्यू चेवस्क्यू सोपका, याद रखिएगा। मतलब थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में तकलीफ हो जा रही है, कोई बुरा मत मान लेना, और भाई गाली मत लिख लेना, ठीक है। चलिए, इंडियन नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट, तो यहाँ पे इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, किधर पे? लिम्पी पियाधोर में, फिर काला पानी में, फिर लिम्पू लेक में। याद रखिएगा ये तीनों जगह का क्यों चल रहा है भाई। एक तो काला पानी के ऊपर से बोलते कि नहीं भाई, वहाँ काला पानी जो जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है वहां से देखिए। तो इंडिया बोलता है हम सुगौली ट्रीटी के बारे में बात करें, जो 1816 में हुई थी। और इस टाइम पे चलिए एक क्वेश्चन है, 1816 में इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम? ठीक है, गवर्नर जनरल तो था नहीं, तो गवर्नर कौन था ये जरूर मुझे बताइएगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बनाई गई है 47th नेशन की। अब 47th थी ये सेशन था। अब इसके नोट्स कहाँ पे? हमारे खुद के एक संगम की नोट्स है, उसमें आप जाके देख लीजिए, आपको ये दिख जाएगा, बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। अब देखिए, आधे घंटे में मैंने आपका पूरा आईआर खत्म करवा दिया।
रेस्ट जो आधा घंटे का एक मिलेगा, जिसमें मैं टेबल में इंक्लूड करूंगा, इंटरनेशनल सबमिट्स को आपके सामने रख दूंगा ताकि लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन करना बहुत आसान हो जाए। दूसरा, इंटरनेशनल रिपोर्ट को इंक्लूड कर दूंगा, वो भी एक आसान हो जाएगा। तीसरा, जितने भी कमीशन, जितने भी सेशंस हो रहे हैं, उनके नाम लिख के, डेट लिख के, सब कुछ लिख दूंगा ताकि डेट के साथ आपको याद रहेगा, हाँ इस मंथ, इस मंथ में हो। सिर्फ आपको एक व्यू बना के चले जाना है। अभी तक आप इस वीडियो में बने हो, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके दोस्तों, चलिए, जय हिंद दोस्तों।